का मेरे YouTube चैनल विद्याश्री में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, जिस यूनिवर्स का हम पार्ट है, तो आखिरकार वो कैसे फॉर्म हुआ था। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जर्नी थ्रू द कॉस्मोस अनवीलिंग एस्ट्रोनॉमिकल वंडर्स। So obviously, who astronomers are the person who discovers about the facts and the new things about the universe. So embark on an illuminating exploration of the universe from ancient model to modern mysteries. So there are different ancient as well as modern model given on how the universe form and how it exists, कि कैसे origin हुई हमारी अर्थ की। तो इसके लिए हर किसी इंसान ने अपने अपने अलग अलग जो उसकी ऑब्जर्वेशन रही उसके बेसिस पे कुछ थ्योरीज दी, उन थ्योरीज को हम कहते हैं कुछ मॉडल्स। तो आज हम बात करेंगे एंशियंट और मॉडर्न मॉडल्स की कि ये क्या है और कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मॉडल ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम जियोसेंट्रिक टू हेलियोसेंट्रिक। तो दो तरह के मॉडल्स थे, जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक जो मॉडल था वो बेसिकली उसको ही हम बोलते हैं एंशियंट मॉडल, proposed by Ptolemy. This ancient model placed the Earth at the center of the universe, with all celestial bodies orbiting around it. It was the prevailing view for over 1400 years ago. तो लगभग 1400 years ago there was a person named Ptolemy. वो कहता है कि भाई जो है हमारा जो यूनिवर्स में जो अर्थ है वो क्या है, सेंटर है। और वो कहते हैं बाकी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ में हमारे आ जाते हैं स्टार, सन एंड अदर प्लैनेट्स, वो क्या है, वो सराउंडेड बाय अर्थ है। कि दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, नॉट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये पहले थ्योरी दी जाती थी लगभग 1400 ईयर्स अगो पहले। फिर उसके बाद मोर डिस्कवरर्स केम टू नो, दे ऑब्जर्व द यूनिवर्स, द स्काई एंड द न्यू फैक्ट्स केम occur. Then we have the heliocentric model. इसी मॉडल को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न मॉडल भी कहते हैं। ये मॉडल किसने दिया था, ये है कोपरनिकस चैलेंज द जियोसेंट्रिक व्यू, proposing a revolutionary heliocentric model where the sun, not earth, was the center of the solar system. This paradigm shift laid the foundation for modern astronomy. तो एक फिर इसके बाद एक इंसान आते हैं जिनका नाम था कोपरनिकस। उसने वही चैलेंज किया कि नहीं जी, ये जियोसेंट्रिक मॉडल जो है वो ठीक नहीं है, कि नहीं अर्थ हमारे सेंटर में नहीं है। सेंटर में कौन है जी, हमारा सन है सेंटर, और सन के जो अराउंड क्या है, रिवॉल्व करते हैं अदर प्लैनेट्स। अब आप सब देख रहे होंगे जो ये प्लैनेट्स हैं ये एक लाइन सी है जिसमें ये रिवॉल्व करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है उस प्लैनेट का ऑर्बिट, कि मतलब जिसके अंदर वो अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। बट ये लाइंस ऐसी नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस है टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज देयर इज़ नो लाइन। ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक रोड बना हुआ है जिसके ऊपर सर्कुलर ये घूम रहे हैं। एक इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको मतलब टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो अब आप देखेंगे कि ये सारी सर्कुलर नहीं है, ठीक है, कुछ सर्कुलर भी है, कुछ ये प्रॉपर सर्कुलर नहीं हम इसको कह सकते, ये ओवल शेप्स भी बना सकती है, कोई वाइड है, कोई, ये डिपेंड करता है। अब यही जो है हमारा डिस्टेंस है प्लैनेट्स और सोलर्स के बीच में। अब बात करते हैं केपलर्स लॉ और गैलेक्टिक डिस्कवरीज। अब तो जी हमने दो मॉडल की तो बात कर ली कि भाई एंशियंट जियोसेंट्रिक ने क्या बोला जी, हेलोसेंट्रिक ने क्या बोला। अब आता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। Johnson Kepler, building on Copernicus' work, formulated three laws describing planetary motion. His work was foundational for understanding celestial mechanism within the heliocentric model, showing planets move in elliptical orbits, not perfect circle. तो इसी के बारे में भी हम बात कर रहे थे कि जो कोपरनिकस का वर्क है उसी के बेसिस पे जो है केपलर ने एक जो है प्लेनेटरी मोशन का जो एक लॉ दिया। ये कहता है कि जो अभी हमने बात की कि जो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं हमने देखे, जो उनका ये ऑर्बिट है ये सर्कुलर नहीं है। इसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया है एलिप्टिकल। तो अब ये क्या है, एलिप्टिकल है, ये यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है एलिप्टिकल वर्ड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ठीक है ये
सर्कल नहीं है, बट ये क्या है, एलिप्टिकल है जो इनका ऑर्बिट है, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये केपलर लॉ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज आजकल हम देखते हैं कि हाँ ठीक है, इंडिया ने क्या ये लॉन्च किया था रिसेंटली, चंद्रयान 3 किया, फिर अभी उससे पहले किया था हमने मंगलयान। तो मंगलयान में आप सबने, एक मूवी भी आई थी मिशन मंगल नाम की, अक्षय कुमार की। आई होप आप में से काफ़ी लोगों ने वो देखी होगी। तो उसमें हम देखते हैं कि जब वो उसको लॉन्च कर रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि कब वो फ्यूल को कम करते हैं और कब ज़्यादा करते हैं, ताकि वो उस ऑर्बिट को छोड़ के, ये ऑर्बिट ऑर्बिट वर्ड बार बार आता है, तो वो क्या होता है कि जिस सर्कल में या जिस इलेप्टिकल उस एरिया में जो है वो प्लैनेट रोटेट हो रहा होता है या मोशन में होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। ये ऑर्बिट फॉर्म कैसा होता है, ये होता है जो ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो जो है उसी एरिया में ही रहता है, ऐसा नहीं होता कि इधर उधर ना बजे। तो ये भी एक यूनिवर्स का ही एक देखो चमत्कार है कि एक जो ग्रेविटी है वो कितने अच्छे से काम करती है, जिससे वो क्या करती है, होल्ड करके रखती है, और सभी जो प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं रादर टू डिस्टर्ब ईच अदर। इसी के साथ आता है हबल्स गैलेक्टिक प्रूफ। एडविन हबल प्रोवाइडेड कंक्लूसिव एविडेंस दैट galaxies exist beyond our Milky Way, transforming our understanding of the universe scale. His observation of nebulae confirmed they were distant island universes. तो आप सभी को ये पता होगा कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उस यूनिवर्स में क्या है, बहुत सारी गैलेक्सी है। इस यूनिवर्स में बिलियंस गैलेक्सी हैं। उसी में से एक हमारी गैलेक्सी है जिसका क्या नाम है, मिल्की वे, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आकाशगंगा। ये इस गैलेक्सी का ही जो है एक हम गैलेक्सी के अंदर क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है, उसी के उसके जो सोलर सिस्टम का क्या है, सन हेड है, और अर्थ क्या है, उसमें एक प्लैनेट, और उसी अर्थ में हम रह रहे हैं। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो गैलेक्टिक प्रूफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हुआ, कि इन्होंने कहा कि सिर्फ मिल्की वे इकलौती गैलेक्सी नहीं है पूरे यूनिवर्स की। इसने बताया कि इसके अलावा भी पता नहीं कितनी सारी गैलेक्सीज हैं जो एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। हम तो इसके मतलब पता नहीं कितने नैनो पार्ट हैं इस यूनिवर्स के। नेक्स्ट है आर होम गैलेक्सी द मिल्की वे। Our galaxy, the Milky Way, is also known as the Akashganga in India, translating to Gangas of the sky, reflecting its appearance as a luminous river of star across the night sky. It's a spiral galaxy characterized by a central bulge and elegant curving arms. तो ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। इंडिया में हम इसको क्या कह देते हैं, आकाश गंगा। अब आप सबको पता है कि जो गंगा है वो इंडिया की बहुत बड़ी रिवर है, तो उसी की तरह जो है हमारी जो ये गैलेक्सी है ये भी बहुत बड़ी है। और ये कैसी, ये लगता है ऐसी कि एक रिवर जैसी है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, आकाश गंगा। और जिसका फॉर्म है वो कैसी दिखने में कैसी है, तो ये स्पाइरल गैलेक्सी है, जहाँ पर हम सेंटर में एक बल्ज है और साइड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है छोटी छोटी, हम इनको कर्विंग आर्म्स कह सकते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, द नियरेस्ट लार्ज गैलेक्सी टू द मिल्की वे इज़ एंड्रोमेडा। जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके पास जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। बोथ गैलेक्सी आर ऑन अ collision course expected to merge in about 4.5 billion years, forming a new larger elliptical galaxy। तो हमने बात की थी कि हमारे इस मिल्की वे के अलावा भी बहुत सारी गैलेक्सी है। तो इसके बिल्कुल जो साथ में या पास में है वो है एंड्रोमेडा, और वो भी कोई इतनी पास भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ये 2.5 मिलियन लाइट ईयर अवे, तो बहुत ज़्यादा दूर है। और ऐसा मतलब अनुमान लगाया जाता है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो दोनों गैलेक्सी एंड्रोमेडा और मिल्की वे, ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या है, खींची चली जा रही है, और धीरे धीरे क्या होगा कि ये दोनों का कोलिजन हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, और इसमें फिर हम और भी ज़्यादा चेंजेस देखेंगे, क्योंकि एक हमारी ऑलरेडी गैलेक्सी है उसके अंदर जब और ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी तो वो हम इसके अंदर और ज़्यादा चेंजेस देखेंगे। तो ये अभी तो है नहीं कि हाँ 50 साल बाद देखेंगे, 4.5 बिलियन ईयर्स लगेंगे
तब ये मर्ज होंगी और एक नई गैलेक्सी को फॉर्म करेगी। द बिग बैंग थ्योरी, द यूनिवर्स बिगिनिंग। अब भैया तो हमने बात कर लिया कि भाई ठीक है यूनिवर्स का पार्ट गैलेक्सी है, बट यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ। तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, इसका आपने जिक्र आप सबने पहले भी सुना होगा, द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी प्राइमरली proposed by George Lemaitre described the universe origin as an extremely hot dense point that expanded and cooled over billion of years। तो एक बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्स है वो कैसे, मतलब यूनिवर्स की जो ओरिजिन हुई है वो एक एक्सट्रीमली जो है हॉट डेंस पॉइंट था किसी टाइम पे। तो जब वो धीरे धीरे क्या, मतलब बिलियन ईयर्स लगे उस पॉइंट को ठंडा होने का, उसके बाद जो है हमारी उस पॉइंट से क्या हुई, गैलेक्सीज फॉर्म होनी शुरू हुई। मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि थोड़े टाइम का, बिलियन ऑफ ईयर्स लगे इसको कि पॉइंट पहले एक्सट्रीमली हॉट उसमें गैसेज रही होंगी, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कूल डाउन होता रहा, फिर इससे जो है इसके जो पार्टिकल है वो स्प्रेड होते रहे और उन्होंने क्या किया, एक गैलेक्सी को फॉर्म किया। फिर दो गैलेक्सी ऐसे ही, अब यहाँ पे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सीज ने के बाद क्या हुआ, हमारे स्टार फॉर्म्स हुए जब वो गैलेक्सीज के पार्ट्स जो है पार्टिकल डिवाइड हुए। लेमेत्रे, बेल्जियन priest and astronomer, first theorized the expanding universe based on आइंस्टाइन रिलेटिविटी। तो लेमेत्रे क्या थे, एक बेल्जियन में प्रीस्ट भी थे, पंडित भी थे, साथ साथ एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। इन्होंने थ्योराइज किया था आइंस्टाइन की जो थ्योरी है रिलेटिविटी, उसको बेस बना के, विच वॉज लेटर सपोर्टेड बाय हबल्स ऑब्जर्वेशन ऑफ रिसीडिंग गैलेक्सीज। तो हमने वैसे बात की थी कि हबल ने कहा था कि नहीं, इस मिल्की वे की गैलेक्सी के अलावा भी यहाँ पर और भी गैलेक्सीज है। तो बाद में जो हबल्स की ऑब्जर्वेशन थी और इनकी थी, तो उन दोनों को फिर हाँ कि एक्चुअल में ऐसा ही हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू करंट साइंटिफिक एस्टिमेट द यूनिवर्स बिगैन अप्रॉक्सीमेटली 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। तो जो हमारे साइंटिफिक्स हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरीज, कुछ फैक्ट्स उनको एनालाइज करके जो आइडिया लगाया, लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो है, जो हमारा जो यूनिवर्स है वो फॉर्म हुआ होगा। अब हमने जैसे बात की थी लाइट ईयर की, तो मेजरिंग द कॉस्मोस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। तो जो हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस हैं इनको कैसे मेजर करते हैं, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो स्पेस में हम ये तो है नहीं सेंटीमीटर मीटर में चीज़ें नापते, क्योंकि वो बहुत इतनी पास नहीं होती, वो बहुत दूर दूर होती है, तो इतनी छोटी यूनिट्स में हम उनको मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक होता है। The average distance between the Earth and the Sun approximately 150 million kilometers, 93 million miles. It is primarily used for distance within our solar system. तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जिसको यूज़ किया जाता है कि हाँ अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है, अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर्स। फिर हमारी बात आती है लाइट ईयर की। द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन वन अर्थ ईयर विच इज़ अबाउट 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। इट्स यूज फॉर इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस। तो जो लाइट है उसकी देखने के लिए कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं कि वन अर्थ ईयर अगर हम जब बोलते हैं तो इसका मतलब होता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। इसका मतलब ज़ीरोज़ में भी काउंट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। पार्सेक, अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, इक्वल टू अबाउट 3.26 लाइट ईयर और 3.09 ट्रिलियन किलोमीटर। इट्स derived फ्रॉम पैरालैक्स एंड इट्स कॉमनली यूज्ड फॉर डिस्टेंस बियॉन्ड आवर लोकल स्टेलर नेबरहुड। तो पार्सेक जो है एक यूनिट है जिसका हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, जैसे स्पेस में डिस्टेंस को। तो वन पार्सेक जो इक्वल होता है वो 3.26 लाइट ईयर होते हैं, और एक लाइट ईयर हमने कितना बात किया था, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। तो 3.26 बनता है 19.2 ट्रिलियन माइल से भी ज़्यादा। अब बात करेंगे हम स्टेलर एवोल्यूशन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। स्टार आर डायनेमिक सेलेस्टियल बॉडी कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन।
तो हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे फॉर्म हुआ है, ये अब हम सभी जानते हैं। जो सन है वो एक क्या है, स्टार है। तो वो स्टार कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, फिर आगे वो स्टार से फिर हमारे कैसे प्लैनेट फॉर्म जो है, तो यही जो है इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम। स्टेलर्स नर्सरी, स्टार्स आर born फ्रॉम द ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ गैस एंड डस्ट क्लाउड्स, primarily hydrogen and helium, known as nebulae. These cosmic nurseries are where protostars begin to form. अब स्टार कैसे, मतलब कैसे बॉर्न होता है एक स्टार, तो हम सब ने बात की थी कि जैसे बिग बैंग कूल डाउन हुआ, उसके बाद कूल डाउन हुआ तो उसमें से गैसेस और डस्ट क्लाउड बने। जब वो उन डस्ट क्लाउड में बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम होती है, जिसको हम नेबुलाई बोलते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के जब मतलब उनमें जो रिएक्शंस होते रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जब गैस और डस्ट क्लाउड आके हीलियम हाइड्रोजन के साथ कोलैप्स हुए, फिर उनसे जो है प्रोटोस्टार फॉर्म हुआ। स्टार का जो नेक्स्ट फॉर्म है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार इज अ कोलैप्सिंग क्लाउड कोर दैट हीट्स अप ड्यू टू ग्रेविटेशनल कंप्रेशन। अब हमने बात की थी कि ग्रेविटी तो एग्जिस्ट कर ही रही है। जब ये कोलिजन हीट होती है तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल कंप्रेशन की ग्रेविटी के कारण वो जो हाइड्रोजन और हीलियम के जो कंपाउंड है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं और फॉर्म होते हैं, और ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं। इट इज़ द अर्लीस्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार प्रिसीडिंग इट्स इग्निशन इनटू अ मेन सीक्वेंस स्टार। तो ये क्या है, पहले से क्या आता है जी, स्टेलर नर्सरीज है, वहाँ पे बहुत सारे गैस और डस्ट पार्टिकल हैं। फिर उसके बाद हीलियम और हाइड्रोजन में वो ब्रेक डाउन होते हैं। फिर जब हीलियम और हाइड्रोजन कंपाउंड मिलके प्रोटोस्टार बनाते हैं, ये अलग अलग जो ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन पावर, स्टार्स आर पावर्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस वेयर एटॉमिक न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियर रिलीजिंग इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट स्टार्ट लाइक आवर सन हाइड्रोजन। तो क्या होता है कि जो स्टार्स होते हैं इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एटॉमिक का न्यूक्लियर कंबाइन फॉर। ये क्या करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, हम सबको पता है कि न्यूक्लियर का मतलब ही क्या है कि एक एटम से दूसरा एटम, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वो अगर फॉर्म होता रहता है, वो ब्रेक नहीं होता, वो डबल होता रहता है। तो ऐसी स्टार्स में जब ग्रेविटेशनल कंप्रेशन होता है तो हीलियम हाइड्रोजन के कंपाउंड जो है वो डबल होते रहते हैं, डबल होते रहते हैं, डबल होते रहते हैं, तो फिर वो और बड़ा 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 और स्टार फॉर्म करते रहते हैं। तो इसी का एग्जांपल क्या है, हमारा सन। सन क्या है, कॉन्स्टेंटली क्या है, सन हीट अप हो रहा है अभी भी। हाइड्रोजन और हीलियम उसके अंदर रिएक्शंस चलते रहते हैं, तभी जो है सन के अंदर इतनी ज़्यादा हीट है कि वो हमारे सारे प्लैनेट्स को हीट दे रहा है, लाइट दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एक ही लाइट और एनर्जी का सोर्स है, वो है हमारा सन। द फेट ऑफ स्टार डाइवर्स एंड पॉइंट्स। तो अब हम बात करेंगे कि आवर सन इवेंचुअली बिकम अ रेड जायंट एज इट एग्जॉस्ट इट्स हाइड्रोजन फ्यूल एक्सपेंडिंग ड्रामेटिकली। तो अब जब हमारे सन में इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन के मतलब रिएक्शंस हुए, जिसके कारण क्या है, अब हम देख सकते हैं कि वो एक रेड जायंट स्टार बनी है। आफ्टर लो मास स्टार लाइक द सन एक्सपांड इट्स फ्यूल, इट शेड्स इट्स आउटर लेयर टू बिकम अ वाइट ड्वार्फ, अ डेंस रिमेंट ऑफ इट्स कोर। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कि सन पूरा हीटअप होता रहेगा और एक वो वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। मीन्स एक पॉइंट आएगा कि पहले तो वो पूरा हीटअप होगा, उसके बाद वो वाइट ड्वार्फ, इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी उसमें। द मैक्सिमम मास लिमिट फॉर अ वाइट ड्वार्फ इज 1.4 सोलर masses known as चंद्रशेखर लिमिट। बियॉन्ड दिस इट कोलैप्स फर्दर। तो अब हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो जो ये स्टार्स में एक्सप्लोजन होते हैं ये भी एक हद तक हो सकते हैं, और वो कब तक है, 1.4 सोलर मासेस तक। अब मास क्या होता है कि एटॉमिक मैटर का जो हमारा स्पेस है वो कितना कवर कर रहा है। तो एटम्स भी एक पॉइंट के बाद कि कितने ही ज़्यादा वो हीटअप हो सकते हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन मिलके एक एटम बना रहे हैं। तो वो एक जो उनकी लिमिट है वो है चंद्रशेखर लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो एक वाइट ड्वार्फ है उसकी जो हाईएस्ट लिमिट है वो क्या है। तो कभी कभी वो डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि चंद्रशेखर लिमिट है,
तो ये आप सभी को ये याद रखना होगा कि जो हमारे वाइट ड्वार्फ की मैक्सिमम लिमिट है वो चंद्रशेखर लिमिट है। अब पल्सर क्या है? पल्सर इज अ हाईली मैग्नेटाइज्ड रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार दैट एमिट्स बीम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पल्सर क्या है? हमारे रोटेटिंग स्टार है जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसको क्या करते रहते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब ब्लैक होल की हमने बात की थी। ब्लैक होल इज अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम वेयर ग्रेविटी सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग नॉट इवन लाइट कैन एस्केप। दे फॉर्म फ्रॉम द ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ वेरी मैसिव स्टार। तो ब्लैक होल अभी भी एग्जिस्ट करता है और ब्लैक होल में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है कि उसके आसपास से कोई भी चीज़ जाती है, इवन जो लाइट होती है वो भी उसी के अंदर समा जाती है। कोई भी पार्टिकल होता है वो ब्लैक होल अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है द इनविजिबल यूनिवर्स, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। अब हम सबको पता है कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और उसका एक पार्ट क्या है, गैलेक्सी। तो जो हमने बात की थी कि हमारे पास बिलियंस गैलेक्सीज हैं यहाँ पे, तो अब हम देखेंगे कि देखो कि जैसे हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी है, वो क्या है, विजिबल मैटर है। क्यों? क्योंकि अभी हमें वो गैलेक्सी दिख रही है, उसके अंदर के प्लैनेट्स दिख रहे हैं, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। तो इसको हम समझने के लिए हम यूनिवर्स को, जो अभी तक जो साइंटिस्ट कहते हैं जो यूनिवर्स का 100% हिस्सा है, 100% के अंदर से जो हमारे पास विजिबल मैटर है वो सिर्फ 5% है। तो हम कह सकते हैं कि जो 95% हिस्सा है वो भी अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है यूनिवर्स का। तो विजिबल मैटर में 5% आता है द ऑर्डिनरी मैटर दैट मेक्स अप स्टार्स, प्लैनेट एंड एवरीथिंग वी कैन सी, टच। दिस इंक्लूड ऑल एटम्स एंड लाइट। तो हम यही कह सकते हैं कि 5% जो है हमारा एक मिल्की वे गैलेक्सी है। तो इसका मतलब 95% अभी भी ऐसी जगहें हैं, ऐसी गैलेक्सीज हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, बट वो भी क्या पार्ट है यूनिवर्स का। अब बात करते हैं डार्क मैटर की। डार्क मैटर है हमारा 25%, अ मिस्टीरियस नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंसेस दैट डज नॉट इंटरेक्ट विद लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट्स प्रेजेंस इज inferred through its gravitational effects on visible matter। तो अब हम सभी को पता है कि हमने जब भी पिक्चर्स में देखा है स्पेस, तो सिर्फ हमें कुछ प्लैनेट्स दिखते हैं, पर अब हम बाकी जो सारा एरिया वो क्या दिखता है, हमें ब्लैक दिखता है। बट वो ब्लैक होने के बावजूद जो उसकी ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट्स है वो हमारे ऊपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हमने देखा एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स, जो हम एक तो है जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उसके अलावा भी कुछ बाहर से आते हैं जो हमारी अर्थ के ऊपर आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्लैनेट्स को इफ़ेक्ट करते हैं या विजिबल मैटर को इफ़ेक्ट करते हैं। डार्क एनर्जी जो कि है 70%, अ हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी बिलीव्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीलरेटेड expansion of the universe. It act as a repulsive force counteracting ग्रेविटी। तो एक हम बात करते हैं डार्क एनर्जी जो कि क्या है 70%। तो ऐसा माना जाता है कि वही एक डार्क एनर्जी है जो कि क्या है पूरे यूनिवर्स को इफ़ेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, या हम कह सकते हैं करता धरता। हम कहते हैं कि यूनिवर्स कोई तो चला रहा है, तो वही है जो एक ही डार्क एनर्जी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, पर हम मानते हैं कि वो एक 70% हिस्सा है जो कि हमारे विजिबल एंड इनविजिबल मैटर दोनों को इफ़ेक्ट करती है। These arithmetic components highlight that the majority of our universe remain unseen and poorly understood, driving much of modern cosmological research। तो हम बेशक हम कहते हैं कि हम लोग 21st सेंचुरी में आ गए, हमने इतनी मॉडर्नाइजेशन कर ली है, बट हम फिर भी कह सकते हैं कि अभी भी अर्थ को एक्सप्लोर करने के बावजूद अभी तो हमने बाकी प्लैनेट्स नहीं एक्सप्लोर किए, उसके बावजूद हमने सेलेस्टियल बॉडीज़ नहीं करी, और इतना बड़ा यूनिवर्स की अलग अलग गैलेक्सी हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो अभी हमारे को बहुत कुछ जानना इस यूनिवर्स के बारे में ज़रूरी है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब इस वीडियो से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल विद्याश्री।